हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 15 है। कल हमने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों, साथ ही विभिन्न नेताओं के बारे में पढ़ा था तथा पढ़ा था कि कौन से अंग्रेजी जर्नल ने किस क्षेत्र के किस नेता का दमन किया। आज हम विद्रोह की असफलता के कारण को पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे कि प्रशासनिक परिवर्तन कौन से आए इस युद्ध के बाद। चलिए पहले असफलता के कारण से को लेते हैं। समय के पहले विद्रोह होना। तो विद्रोह के प्रमुख नेताओं ने मिलकर विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 डिसाइड की थी, परंतु जो मेरठ छावनी के सैनिक थे उन्होंने अति उत्साह और जल्दबाजी दिखाई और तिथि के पूर्व ही विद्रोह का विस्फोट 10 मई को कर दिया। ठीक है, ये 10 मई को ही अपना जो सैनिकों का ग्रुप था ये लेके दिल्ली पहुंच गए। इससे क्या हुआ, इस अचानक क्रांति से संपूर्ण भारत में जो एक साथ विद्रोह करने की योजना थी वो अधूरी रह गई। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शक्ति बट गई। आज किसी ने विद्रोह किया, कल किसी ने किया। जो शक्ति एक साथ मिलकर विद्रोह करने वाली थी अब वो कई पार्ट में दब गई। इसलिए अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो गया था इसका दमन करना। तो कह सकते हैं कि जो विद्रोह असफल होने का लक्षण यहीं से दिखने लगा था। ये पहला कारण था, बहुत महत्वपूर्ण है असफलता के लिए। देसी राजाओं की गद्दारी, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है। आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह था वो कुछ ही प्रांत तक सीमित था, जैसे अवध, दिल्ली, रुहेलखंड, बिहार या मध्य भारत, इन्हीं हिस्सों में था। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो थोड़ा बहुत असम में इसका प्रभाव दिखता है, लेकिन दक्षिण भारत इससे पूरी तरीके अछूता था। साथ ही कुछ और भी राज्य थे, जैसे राजपूताना राज था, बंगाल था, दक्षिण भारत, पंजाब, ये सब में ये फैला ही नहीं विद्रोह, क्योंकि यहाँ के राजा या तो अंग्रेजों के पक्ष में थे, ठीक है, अंग्रेजी राज के पक्ष में थे, या किसी के पक्ष में नहीं थे, तटस्थ थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्रांति हो रही है, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, और दूसरी ओर क्या था, जो पटियाला, जींद, हैदराबाद, ग्वालियर के नरेश थे, ग्वालियर के सिंधिया, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे विद्रोह में। अंग्रेजों को लगातार सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे थे। सहायता इनकी इस हद तक थी कि कैनिंग ने कहा है, यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही भारत से अपना सामान बांध लेना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी गद्दारी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही अंग्रेजों के लिए। अगर यही लोग भारत के विद्रोहियों का साथ देते तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। उसके बाद देखते हैं अगला कारण जो क्या था। ये कारण भी मुख्य है, साधनों का अभाव। आपको पता है अंग्रेजों के पास रेल था, तार थी, डाक थी, परिवहन था, तीव्रगामी संचार कर सकते थे, सब सुविधाएं उनके पास प्राप्त थी, जिसके बल पे वो विद्रोहियों पे कब्जा आसानी से और जल्दी पा सकते थे। जबकि जो विद्रोही थे उनके पास ना तो कोई आधुनिक हथियार थे, ना ही ये संचार के साधन उनके पास थे। ठीक है, उनका कोई ऐसा व्यक्तिगत नेटवर्क भी नहीं इतने कम समय में वो बना पाए थे कि अपनी संचार को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके। ठीक है, साथ में इसमें लोकल लोग क्रांति में शामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया अवध में हर घर से व्यक्ति युद्ध में शामिल था, तो हर व्यक्ति तो युद्ध की शिक्षा कला से निपुण नहीं होता है। तो ये लोग अशिक्षित, मतलब युद्ध के लिए अशिक्षित थे कह सकते हैं। इनके पास कोई अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान तो था नहीं, तो जो आम जनता थी वो प्रभावपूर्ण तरीके से युद्ध नहीं कर पाई और सूचना का भी अभाव था। क्रांतिकारी एक जगह एकजुट नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो इन सब से अंग्रेजों ने इन विद्रोहियों को सरलता से दबा दिया। ठीक है, अगला कारण है योग्य नेतृत्व की कमी। आपको पता है विद्रोहियों में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई जैसे लोगों को छोड़ दें अगर, तो विद्रोह का कुशल नेतृत्व कोई नहीं कर सका। अपने क्षेत्र में भी कुशल नेतृत्व नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ ही नेताओं में वीरता की भावना शेष थी, कुछ ही योग्य थे, कुशल थे, बाकी सब ऐसे ही थे। जैसे आप अगर बेगम हजरत महल की बात करें तो उन्होंने बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन अंतिम समय में ये नेपाल चली जाती है। यही नाना साहब का हाल होता है। ठीक है, नाना साहब भी क्या होते हैं, तात्या टोपे की हेल्प से लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अब हार निश्चित है तो ये भाग जाते हैं नेपाल। जब ठीक है, उसके बाद अगर हम मेन लीडर की बात करें, जिसको जैसे बहादुर शाह जफर को, जिसे क्रांति का नेता लीडर बनाया गया, ये मुगल सम्राट थे, तो ये इतने बूढ़े थे। इनको जब बोला गया कि आप इस युद्ध की लीडरशिप करिए, आप नेतृत्व करिए, तो इन्होंने बड़े अनमने ढंग से, जैसे मजबूरी में इन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा कि ठीक है मैं इसका लीड करूँगा। उनके अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन एक प्रेशर उन पर क्रिएट हो गया था, इसलिए उन्होंने
ये दायित्व ग्रहण किया, ठीक है। तो और फिर जफर का कोई ऐसा इतिहास भी नहीं था जैसे अंग्रेज उनसे भयभीत होते या उनसे डरते या उनको कट्टर अपना शत्रु मानते, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास नहीं था उनका महानता का। वो वैसे भी अंग्रेजों के ही पेंशनर थे। तो अंग्रेजों ने, आप देख रहे हैं, कोई योग्य नेतृत्व नहीं था जो जिसके नाम पे सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी विद्रोह के असफल होने की। अगला कारण है नेताओं की स्वार्थपरता, अनुशासन की कमी। ये बिल्कुल ऊपर 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उससे मिलता ही जुलता है। नेताओं की स्वार्थपरता का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कारण नहीं था, किसी के अंदर देश की भावना नहीं थी। जो शीर्ष नेता थे उनका अपना अपना स्वार्थ था। जैसे अगर नाना साहब को, जो कानपुर के विद्रोही थे, इनको अगर इनकी पेंशन दे जाती तो शायद ये कभी विद्रोह ना करते। यदि झांसी में भी अगर हम देखें तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को यदि अंग्रेज उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेते तो ये भी शायद कभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी ना होती। यही हाल अवध, रुहेलखंड, सब जगह था, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर इनके जो स्वार्थ थे उसकी तुष्टि होती जाती तो ये विद्रोह करते ही नहीं। तो कोई ऐसा कारण नहीं था जो पूरे देश को बांध सके एक सूत्र में, और जिसके अंदर देश की भावना हो, राष्ट्रीय भावना हो कि हमें इसलिए युद्ध करना है। तो छुटपुट जगहों पे अपने अपने हो रहे थे, वहीं तक सीमित थे। इसके कारण अनुशासन की कमी भी थी, ठीक है। इनके अंदर कांटेक्ट भी नहीं बन पाया विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच, क्योंकि सबके स्वार्थ तो अलग अलग थे। इसी कारण विद्रोह असफल हो गया। कोई विद्रोह का बड़ा चेहरा नहीं बन पाया, नेता नहीं बन पाया। दूसरी बात है सांप्रदायिक भावना। हालांकि अंग्रेज इस क्रांति में हिंदू मुस्लिमों को लड़ा नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कईयों के मन में डर उत्पन्न कर दिया था कि भारत में फिर मुसलमानी राज स्थापित हो जाएगा, हिंदुओं पे अत्याचार होने लगेगा। जो पंजाब में बहादुर शाह वहाँ के शासक थे, इन्होंने बाद में इसके लिए विद्रोह में इन्होंने पार्ट भी लिया था। तो बहादुर शाह के नाम से अंग्रेजों ने एक झूठा फरमान निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि युद्ध जीतने के बाद हम सभी सिखों को मरवा दिया जाएगा। ये झूठा जो पत्राचार था, फरमान था, इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता को गुमराह किया था उस समय, ठीक है। और विद्रोह को इन्होंने, पंजाब के विद्रोह को तो उन्होंने बिल्कुल इसी ट्रिक के द्वारा असफल कर दिया। साथ में क्या था, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, भाई थे तो ये भारतीय, ये लोग अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहे, ठीक है। इन रेजिमेंट ने सबसे बड़ा रोल अदा किया विद्रोह को कुचलने में। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, किन 2 रेजिमेंट ने बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहे, तो याद रखिएगा सिख और गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, सैनिक संख्या में अंतर तथा जन समर्थन का अभाव। आपको पता है जो 1857 में भारत की अगर नियमित सेना में लगभग अगर हम देखें तो 45,000 यूरोपीय और लगभग 2,32,000 भारतीय सैनिक थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को भारतीय रियासतों का भी सहयोग मिल रहा था। मैंने आपको बताया ना, जो पटियाला, जींद, हैदराबाद और ग्वालियर के सिंधिया थे, इनको सैनिक और आर्थिक सहायता दे रहे थे। इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, ठीक है। इन्होंने बड़ी आसानी से क्रांति को असफल कर दिया। लेकिन भारतीयों के पास वही परंपरागत हथियार थे, लाठी थी, भाला थे, और एकता भी नहीं थी इनके अंदर, क्योंकि कोई एक लीडर नहीं था, कोई एक नेता नहीं था, सबका अपना अपना स्वार्थ था, ठीक है। लोगों ने कई जगह पे अंग्रेजों को अपने शौर्य से हराया, लेकिन ये कुछ क्षणिक था। अंत में क्या हुआ, अंग्रेज ही जीते। जैसे लखनऊ में भी अगर हम देखें, बेगम हजरत महल ने पहले तो लखनऊ को बचाए रखा, लेकिन बाद में कैंपबेल ने आके लखनऊ को जीत लिया। सेम दिल्ली में हुआ, ठीक है। जो मेरठ के विद्रोही पहुंचते हैं दिल्ली, दिल्ली को जीत लेते हैं, लेकिन जैसे निकोलसन वहां पहुंचते हैं अंग्रेज जनरल, वो फिर से दिल्ली को जीत लेते हैं। तो अपने शौर्य से अगर जीता तो अंग्रेजों ने और ज़्यादा ताकत से उस क्षेत्र को वापस जीत लिया। साथ में इन विद्रोहियों को पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिला था। जन समर्थन का यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है, जो शिक्षित लोग थे वो लोग इस जन समर्थन, इस विद्रोह से बिल्कुल दूर रहे। उन्हें तो इवन जो विद्रोह करने वाले थे उनसे एक तरह की घृणा टाइप की थी कि उनको लगता था कि भारत के आधुनिकीकरण और विकास के लिए अंग्रेज ही सबसे अच्छे हैं, ठीक है, और मुगल जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। और ये जो विद्रोह कर रहे हैं ये नहीं चाहते कि भारत का आधुनिकीकरण हो, विकास हो, ठीक है। तो वो क्या किए, उन्होंने सोचा कि हम किसी की तरफ से पार्ट नहीं लेंगे, तो उन्होंने युद्ध में पार्ट ही नहीं लिया। तो इन सब कारणों ने क्या किया, इस विद्रोह को असफल बना दिया, ठीक है। उसके बाद इस विद्रोह के कुछ असफलता के बाद कुछ परिणाम हुए।
इसमें सबसे पहले अंग्रेजों ने एक कमीशन बिठाया, पील कमीशन, की विद्रोह हुआ क्यों है, कारण क्या है इस मामले की जांच के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भारत में एक अब अंग्रेजों को एक व्यवस्थित शासन स्थापित करना था, क्योंकि सब तो अस्त व्यस्त हो चुका था, जगह जगह से तो विद्रोह हो रहे थे, कभी दिल्ली से, अवध से, तो आप देख रहे हैं यहाँ सब जगह एक शासन व्यवस्था कायम करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो 1858 का एक शासन अधिनियम, संसदीय अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इसको भंग कर दिया गया और भारत में एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके अंडर में 15 सदस्यीय परिषद को नियुक्त किया गया। ठीक है, इन 15 सदस्यों में 8 सरकार ने मनोनीत किए, शेष जो 7 थे वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिसको भंग किया गया था, उनमें से 7 सदस्यों को ले लिया गया था। ठीक, अब जो भारतीय प्रशासन था, कंपनी का अधिकार नहीं रह गया था, अब वो अंग्रेजी क्राउन के अधीन हो गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि औपचारिक रूप से जो भारतीय जनता को ब्रिटेन की महारानी की प्रजा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, जिसको पूछा जाता है प्रश्नों में बार बार, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। साथ में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय बन गए, हालांकि उस घोषणा पत्र में भी है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे ये पूछा जाता है, इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क है, वहाँ पे अंग्रेजी दरबार लगाया गया और लॉर्ड कैनिंग ने, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ने यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, जिसे भारतीय जनता का महान अधिकार पद मैग्ना कार्टा कहा गया। याद रखिएगा, इलाहाबाद, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें प्रमुख थीं। तो पहला क्या था, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया था, भारत में क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि बना। ठीक है, अब जो क्राउन का प्रतिनिधि कौन था भारत में, अब ब्रिटिश शासन का वायसराय थे। भारतीय नरेशों की यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया गया, उन्हें अब गोद लेने का अधिकार दिया गया। आप देख रहे थे बड़े बड़े रजवाड़ों ने विद्रोह इसी कारण किया था कि उनको गोद लेने का अधिकार को अवैध कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इस मैग्ना कार्टा में कहा गया कि आप गोद ले सकते हैं और ये बिल्कुल वैध है। अब साथ में क्या किया गया, जो व्यापकगत नीति थी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी डलहौजी की, उसको समाप्त कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हम भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाएंगे। साथ ही बोला गया अब कोई भारतीय राज्य अंग्रेज राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, भारतीयों को धार्मिक सामाजिक कार्यों में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। ठीक है, जो कारण थे, पील कमीशन ने कारण बताए थे, उन्हीं कारणों से ये सलूशन ढूंढ के लाए थे कि ठीक है इन कारणों से हुआ था, अगर हम ऐसा करेंगे तो विद्रोह नहीं होगा। भारत के लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियां में नियुक्त किया गया, ठीक, नियुक्त किया जाएगा ऐसा कहा गया। इसके अलावा 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक नई सैन्य व्यवस्था लाई गई, क्योंकि आप देख रहे थे, हमने बताया 2,32,000 सैनिक इनके भारतीयों से ही थे। तो अगर कोई रेजिमेंट मना कर दे, जैसे मेरठ की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, बैरकपुर छावनी ने विद्रोह कर दिया, ऐसी विभिन्न छावनियों ने विद्रोह किया था, तो उन्होंने देखा कि भारतीयों को ज़्यादा रिक्रूट करने से प्रॉब्लम ये है कि अगर भारतीय जनता विद्रोह करती है तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों का ही साथ देंगे। इसलिए इनके दिमाग में आया कि हमें अब इस सैन्य व्यवस्था को बदलना चाहिए। तो उन्होंने जो अंग्रेज और भारतीय सेनाओं का अनुपात था उसको 1:2 कर दिया, यानी कि अगर एक पार्ट भारतीय सैनिक होंगे तो 2 पार्ट कौन से होंगे, यूरोपीय सैनिक होंगे, अंग्रेजी सैनिक होंगे। ठीक है, क्योंकि इस विद्रोह को इतना जो स्वरूप दिया उसको सैनिकों की ही मदद से ऐसा स्वरूप मिला था। ठीक है, तो जो पहले 2,32,000 सैनिक थे, अब वो केवल 1,40,000 सैनिक बचे। और सेना के लिए पील आयोग का सहयोग लिया गया, जो पील कमीशन गठित किया गया था उसका सहयोग लिया गया। इसके लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, रॉयल कमीशन का गठन किया गया। उन्होंने यही बताया कि संपूर्ण भारत में क्या होगा, 1:2 का रेशियो रहेगा अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों का। और साथ में मद्रास प्रेसिडेंट्स में अगर एक हिस्सा भारतीय सैनिक होंगे तो 3 हिस्सा अंग्रेजी सैनिक होंगे, ऐसा रॉयल आयोग ने बताया। साथ में क्या बताया कि जो तोपखाना है, मुख्य शस्त्रागार हैं, इनका नेतृत्व क्या करेंगे, अब यूरोपी ही करेंगे।
बंगाली सैनिकों की संख्या घटाकर उनके स्थान पर जो गोरखा, मैंने आपको बताया ना, और पंजाबी लोग इनके सपोर्टर रहे, उनकी भर्ती की गई। क्योंकि आपको पता है बंगाल के सैनिकों ने सबसे पहले किया था 29 मार्च को, वहीं के मंगल पांडे हैं। तो वहाँ के सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया और वहाँ पे गोरखों और पंजाबियों को रिक्रूट किया गया। ठीक है, सभी प्रांतों में सेना का बंटवारा कर दिया गया, 3 प्रेसिडेंसियों को, सेना को अलग रखे जाने लगा। तो यही इसके चेंजेस आए। और भी इसका हालांकि विश्व में क्रांति में भी बड़ा फर्क प्रभाव पड़ता है, भारत के लिए यही था। और इससे एक फ़ायदा, अंग्रेज़ों को बड़ा फ़ायदा हुआ, अंग्रेज़ दोबारा शक्तिशाली होकर उभरे। उनकी मंशा अब मंशा हो गई थी कि ठीक है, हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही हमारे देश की जनता आ गई थी, तो उन्हें लगा था अब हमें भारत में लंबे समय तक शासन करना है, या भारत हमेशा अब अंग्रेज़ों का ही उपनिवेश रहेगा। इसमें भारतीयों ने बहुत कुछ खोया, पाया शायद कुछ ही नहीं या बहुत कम पाया, और एक लंबी अनंत अंधकारमय रात्रि की शुरुआत हो गई थी भारतीयों के लिए, जिसे हम बहुत लंबे समय के बाद 1947 में बहुत सारे बलिदान देने के बाद उस रात्रि को ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।